अच्छे लोग, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का ये अष्टांग हृदय का डॉक्टर नीलेश पाटिल सर का सेकंड लेक्चर है। अष्टांग हृदय ये सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में आता है उसका। सो हम लोग लास्ट टाइम शायद से फोर्थ या फिफ्थ पंक्ति तक आके गए थे। तो हम लोग अभी आगे जाते हैं। मैं माइक जो है, स्क्रीन वगैरह सारा नीलेश पाटिल सर को हैंड ओवर करता हूँ। He will guide you, he will mentor you for the particular part of the Samhita Siddhanta, and more precisely Ashtanga Hridayam, Sutrasthan. Mike is your too, sir. ओके, ये तो आवाज जोर से। Yes, 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 sir. शुरू करते हैं। रागादि रोगान सतानुपट्टान शेषान औषुध्य मोहार विदान जगानी पूर्व वैज्ञानिक। चौथे सूत्र तक हम आए थे। तेभ्योति विप्रकीर्ण प्राय सारतरोच्चय क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप इस तरह। सारतर का मतलब भी देखा था, उच्चय मतलब उसमें भी हाईएस्ट इसेंस जो है वो इस अष्टांग हृदय के नाम के ग्रंथ में किया है, ऐसे वाग्भट ने कहा है। नाट्य संक्षेप और विस्तार का भी मतलब हमने देखा था, बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं और बहुत ज्यादा संक्षेप भी नहीं, ऐसे विचार जो है वो अष्टांग हृदय में उन्होंने किया है। सभी जो पहले वाले ग्रंथ है जो अति विप्रकीर्ण है, अति विप्रकीर्ण का मतलब जो बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव है, चरक जैसे हैं, सुश्रुत है, और बाकी भी तंत्र जो है शल्य चालाक्य के अन्य भी ग्रंथ जो है उनका सबका हाईएस्ट इसेंस जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया है, ऐसे वाग्भट कहते हैं। इसके आगे जो सूत्र है अष्टांग जो है उनका वर्णन यहाँ पर आता है। काय बालक ग्रहोर्ध्वांग शल्य तंसा जराकुखा अष्टावंगाणि तस्याहु चिकित्सा ये सुतम। तो ये 8 अंग है। तस्य का मतलब होता है तस्य अष्ट अंगानि आहु, तस्य का मतलब होता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के जो 8 अंग है उसके ये जो है जिस पर चिकित्सा आश्रित होती है, इन सभी का अष्टांगों का वर्णन जो है वो यहाँ पर उन्होंने किया है, ऐसे सूत्र में दिया है। अगेन उन्होंने टीका में कोई अलग बात कुछ है क्या, सिर्फ देखता हूँ, अदरवाइज ये अर्थ जो है वो आपको सभी को पता है, ऐसे मैं जो भी कर रहा हूँ। काय के काय जो शब्द है उसके अलग अलग मीनिंग हम लेते हैं। जैसे काय का एक मीनिंग शरीर के तौर पर लिया जाता है, तो एज अ शरीर की जो चिकित्सा होती है दैट इज काय चिकित्सा। और एक अर्थ जो है वो काय जो है वो शब्द अग्नि के लिए भी किया जाता है, लिया जाता है। तो काय यानी अग्नि की जो प्रधानता से जो चिकित्सा की जाती है दैट इज काय चिकित्सा। ये दो अलग अलग अर्थ जो है वो यहाँ पर काय शब्द से किए जाते हैं। बाल शब्द का मतलब पता है, गृह चिकित्सा जो है वो थोड़ी अलग है, थोड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि आभ्यंतर चिकित्सा से भी ज्यादा जो उपाय जिन पर ज्यादा किया जाता है, होम है, हवन है, मंगल है, बलि है, इन सबका विचार जो है जो अंग में किया जाता है दैट इज गृह चिकित्सा। अब ऑफ कोर्स गृह चिकित्सा जो है वो उतने इजीली अंडरस्टैंड होती है ऐसे नहीं, उसके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, वो डिटेल जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन गृह चिकित्सा जो है वो प्रायः मनोरोगों से ज्यादा संबंधित होती है। तो वो और ग्रह ये जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड जो चिकित्सा है वो गृह चिकित्सा है। उसके बाद ऊर्ध्वांग यानी सभी को पता है जो हमारे ईयर नोज थ्रोट है या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये सब जो भाग है वो ऊर्ध्वांग में आता है। शल्य इज ऑफकोर्स रिलेटेड विद सर्जिकल एस्पेक्ट, दंष्ट्रा इज रिलेटेड विद जिसको बोला जाता है विश्व चिकित्सा, अगध तंत्र, उससे रिलेटेड है। जरा जो है और वृषा, जरा का मतलब जो है इट इज अ सिनोनिम फॉर रसायन चिकित्सा, एंड वृषान का मतलब वाजीकरण चिकित्सा। तो रसायन और वाजीकरण इनको अलग काउंट किया गया है। अगेन वाजीकरण कैन बी एज अ पार्ट, कैन कम एज अ पार्ट ऑफ रसायन, लेकिन वाजीकरण जो है वो स्पेसिफिकली शुक्र से रिलेटेड जो दोष होते हैं उनसे जो अलग अलग व्याधियां होती है उनके चिकित्सा के लिए जो कहा गया है दैट इज वाजीकरण। जरा सभी को पता है, जरा जो है वो शब्द यूज होता है फॉर ओल्ड एज।
जरा यानी वार्धक्य अवस्था जो होती है। तो जरा का मतलब ये होता है कि रसायन चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो वय को स्थापन करती है, वय को स्थिर करती है, स्टेबिलिटी देती है, जिसे हम कहते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट। तो उस चिकित्सा को जरा, इस चिकित्सा, इस शब्द से समझा जाता है। तो जरा शब्द यूज होता है फॉर ओल्ड, और हम चिकित्सा में उसको रसायन के सिनोनिम में यूज करते हैं एज एन एंटी एजिंग। तो दैट इज रसायन चिकित्सा। ये जो है वो अष्ट अंग है। अगेन वाग्भट जो है, उन्होंने सभी अंगों को एक साथ मिलाकर उसका नाति संक्षेप विस्तार करके अष्टांग हृदय ये ग्रंथ रचा है। चरक जो है वो स्पेसिफिकली काय चिकित्सा का ही ग्रंथ है, जो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। यानी चरक संहिता अगर आप पढ़ोगे तो बाकी अंगों का वर्णन बहुत ही संक्षेप से आता है। वहां पर चरक ने यह स्पष्ट भी बोला है कि ये ऊर्ध्वांग हो या फिर शल्य हो, चालक्य हो, ये मेरा विषय नहीं है। इदम धन्वंतरीयाणाम अधिकार, ये जो धन्वंतर संप्रदाय के वैद्य है उनका ये अधिकार है। तो अगर इनके बारे में आपको चिकित्सा सीखनी है तो वो ग्रंथ और वो वैद्य के पास जाकर सीखनी होगी। तो जैसे सुश्रुत संहिता जो है वो इट कम्स एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ धन्वंतरी संप्रदाय, जो शल्य तंत्र का। लेकिन वाग्भट ने इन सबको मिलाकर अष्टांग हृदय लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अष्टांग। यह अष्टांगों का हृदय है जिसमें नाट्य संक्षेप सभी अंगों का वर्णन आता है। दैट्स वाई ऐसा है कि वाग्भट का जो अष्टांग हृदय है इट इज मोर लाइक अ टेक्स्ट बुक। तो उन्होंने क्या किया है कि आयुर्वेद के जो सभी विषय है उनको एज अ टेक्स्ट बुक उन्होंने सभी एक जगह पर ला के रखा है। चरक और सुश्रुत ये जो है दे आर मोर लाइक अ रेफरेंस। तो वहां पर ज्यादा डिटेलिंग आती है। वाग्भट बहुत जैसे हम बोलते हैं सुसूत्र पद्धति से, बहुत ही इजी वर्ड्स में सभी अष्टांगों का वर्णन यहाँ पर कर देते हैं। अब चिकित्सा का मतलब ऑफकोर्स क्या होता है, तो धातु साम्य लाना ये चिकित्सा होती है। संहिता का मतलब इन 8 अंगों पर चिकित्सा जो होती है वो आश्रित होती है। तो इनका वर्णन यहाँ पर 8 अंगों का जो है वो वर्णन यहाँ पर किया गया। तो ये सभी अर्थ आपको पता है, इसलिए ज्यादा इन पर ध्यान नहीं दूंगा। ये अब यहाँ से आगे जिसे आप बोल सकते हो मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। सी अगेन, ऐसा है कि मैंने जो पहले ही व्याख्यान में कहा था कि हम बहुत सारे सूत्रों को जैसे हम कहते हैं ना कि शब्दार्थ भी समझ के नहीं लेते, लेकिन हमें सिर्फ लगता है कि इन सूत्रों का अर्थ हमें समझ में आया है। वी डू नॉट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू द वर्ड्स विच आर मेंशन्ड इन द सूत्र। अतः ये जब सूत्र है जो आपने अभी तक पढ़ा है ऑलरेडी, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषासः। तो वात पित्त कफ जो होते हैं वो 3 दोष होते हैं, ऐसे हम जनरली बोलते हैं। लेकिन एक एक शब्द को इम्पोर्टेंस दो। वायु पित्तम कफहा च, तो च का मतलब होता है समुच्चय। इन तीनों को मिलाकर इति, यानी इन सबको मिलाकर, त्रयो 3, दोषाः अनेक वचन, दोषों का अनेक वचन है, समासतः, समासतः का मतलब होता है इन समराइज। ये हर एक शब्द को मीनिंग क्यों होता है, जब आप टीका पढ़ोगे तो इस शब्द का मतलब आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर यस, इति अनेन प्रकारेण समासतः संक्षेपात् प्रयोजन, संक्षेप में। सी ये समास इस शब्द का मतलब ये होता है, आपने 2 शब्द आप आगे जाकर भी सुनोगे, व्यास होता है और समास होता है। व्यास का मतलब होता है डिटेल्ड इलेबोरेशन, समास का मतलब होता है इस सबका संक्षेप करना। सी शरीर का अब अगर वर्णन किया जाए तो दोष, धातु, मल, इनको छोड़कर और भी अनेक अवयव, टिश्यू, सेल्स आएंगे। इन सबको आपको रिड्यूस करके, बॉइल डाउन करके कुछ बेसिक 3 चीजों पर अगर लाना चाहोगे जी, तो ये 3 चीजें वहां पर रह जाती हैं। इसका मतलब होता है वात पित्त कफ आर द 3 इररिड्यूसिबल फैक्टर्स जो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में शरीर में होती। यानी आप पूरा शरीर यानी आपके सिर से लेकर पाँव तक, इसको अगर आप डिवाइड करते जाओगे, उसको आप जिसे आप बोल सकते हो पार्ट्स करते जाओगे, तो उसको ओके, हमने जैसे आप शरीर रचना और किया आपने देखा होगा कि हम उसको शरीर के हिसाब से पंच महाभूतों में डिवाइड करेंगे, या फिर शाखा होती है और कोष्ठ होता है। ये सब चीजें हैं, लेकिन इसको आप रिड्यूस करते जाओगे। if you go on reducing the everything at an irreducible level, तो एक लेवल आती है जो दोषों की होती है। ये जो 3 दोष है
इनके आगे जाकर शरीर जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। रिड्यूस नहीं हो पाने का मतलब होता है कि ये तीन फैक्टर बेसिक रहे, इसके नीचे जाकर और कोई सूक्ष्म चीज शरीर में नहीं रहे। दैट इज मीन्ड बाय समास, संक्षेप। तो शरीर को पूरा जो हमारा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, उसको अगर आप धीरे 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 सूक्ष्म लेवल तक जाओगे, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, तो सबसे सूक्ष्म अगर कोई फैक्टर्स होंगे तो वात पित्त और कफ है। सो दैट इज मीन्ड बाय संक्षेप। सो दैट्स वाई ये वर्ड जो है वो समास था। संक्षेप में अगर आप बोला जाए तो दोष तीन होते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है। अब और एक चीज यहाँ पर जो दी है, सी इंटरेस्टिंग थिंग, इसलिए मैंने बोला ना कि टीका क्यों पढ़नी होती है। त्रयोदोषाः समासतः। अब यहाँ पर उसने त्रय, हाँ, इसका मतलब होता है तीन, ये आंकड़ा, इसके लिए एक शब्द उन्होंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर शायद कहीं पे अरुण दत्त ने दिया है कि सी कॉमन सेंस की बात है, वात पित्त कफ। ओके, समझो ये त्रय शब्द जो है वो यहाँ पर वाग्भट ने यूज नहीं किया होता कि वात पित्त कफ ये दोष होते हैं। अगर ये बोलते तो क्या गलत होता। यानी हमारा मैथमेटिक्स इतना तो बेसिक अच्छा होता है ना कि वात पित्त कफ ये तीन शब्द बोलोगे तो आपके दिमाग में तीन ये वर्ड, तीन ये संख्या जो होती है वो अपने आप आ जाती है। स्टिल तीन ये आंकड़ा जो है, तीन ये जो काउंटिंग है वो एक्स्ट्रा क्यों बोली गई। तो ये भी क्वेश्चन अरुण दत्त ने रेज किया है और उसका भी आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो है ना, हाँ, बहुवचनात् एव त्रित्वे लब्धे त्रिग्रहणम नियमार्थम। यानी वात पित्त कफ ये तीन शब्द बोलने के बाद भी तीन ये जो काउंट है वो इसलिए किया है कि दोष तीन ही होते हैं, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। देर इज नो दोष अदर देन दीज थ्री। ये डिफाइन करने के लिए, ये हाईलाइट करने के लिए उन्होंने तीन ये शब्द भी वहां पर ऐड कर दिया। सिर्फ वात पित्त कफ ये दोष होते हैं ऐसे नहीं कहा। यानी न चतुर्थः अस्ति, कोई चौथा दोष होता ही नहीं। ओके, अब आपने फिर ये सुना होगा अब तक कि रक्त धातु जो है इसका इंपॉर्टेंस इतना होता है कि कहीं कहीं पर ऐसे लगता है कि रक्त को जिसे हम बोल सकते हैं कि चौथा दोष माना जाए, ऐसे कहा गया है। लेकिन अभी भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बहुत जगह पर यह सिखाया जाता है कि रक्त जो है वो चौथा धातु है, ऐसे सुश्रुत ने कहा है। लेकिन सुश्रुत ने चौथा धातु ऐसे नहीं कहा है। जो सुश्रुत ने सिर्फ एज जैसे आप आगे देख एक जैसे हम कह सकते हैं कि रचना जो होती है ग्रंथों की, उसकी एक स्टाइल होती है। पहले पूर्व पक्ष रखा जाता है और फिर उसका उत्तर दिया जाता है। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि पहले आप एक स्टेटमेंट करते हो कि ओके, रक्त चौथा दोष माना जा सकता है, फिर आप उस पर डिस्कशन करते हो एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। और वहां पर सुश्रुत ने यही कहा है कि रक्त जो है वो धातु ही है, रक्त दोष नहीं है। तो प्लीज ये दिमाग से क्लियर कर दो कि सुश्रुत ने रक्त को चौथा धातु नहीं माना है। सुश्रुत ने सिर्फ शुरुआत में एक स्टेटमेंट किया है कि इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है कि उसको चौथा धातु माना जा सके, लेकिन अल्टीमेटली उसने उसको आगे के सूत्रों में निगेट कर दिया है कि नो, इट इज नॉट लाइक दैट। रक्त इज धातु ओनली, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ। त्यामुळे जब वो त्रयोदोषा बोलते हैं तो तीन ही दोष होते हैं, इवन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सिर्फ शल्य तंत्र होता है तो रक्त का प्राधान्य इतना होता है कि उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो दैट्स द ओनली थिंग। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ टीका इसलिए पढ़नी होती है कि रक्त को चौथा दोष क्यों माना जाए, तो उसके कारण भी जो हमारे अरुण दत्त है उन्होंने दिया है। यथा दोषाणाम स्थान लक्षण कार्य विकार चिकित्सादि उपदेशा तथा रक्तस्य। यानी जैसे दोषों का प्राधान्य ये चार पांच फैक्टर्स पे बोला जाता है। जैसे दोषों का स्पेसिफिक स्थान कहा गया है, दोष जब खराब होते हैं यानी वृद्धि होता है, क्षय होता है, तो उसके स्पेसिफिक लक्षण दिखते हैं। उसके कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं यानी कार्य होते हैं। जब वो एबनॉर्मल हो जाता है तो उससे कुछ विकार होते हैं और उनकी कोई स्पेसिफिक चिकित्सा है। वैसे रक्त की भी दी गई है। ओके, और इसीलिए लगता है हमें कि रक्त जो है वो दोषों जितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ऐसा है कि अगर आप आयुर्वेद के ग्रंथों में देखोगे
तो ये इतना जो इलेबोरेशन है वो बाकी धातुओं का नहीं आता जितना